अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं राजा नदीम। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे शोबिज़ की रंगारंग दुनिया से। भारतीय रियासत केरला की मॉडल और अदाकारा शाहना अपनी रिहाइशगाह पर मुर्दा हालत में पाई गई, जिसके बाद कत्ल के शोबे में उनके शोहर को हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 साल मॉडल और अदाकारा शाहना जुमेरात की रात अपनी रिहाइशगाह पर मुर्दा हालत में मिली, जिसके बाद पुलिस ने उनके 31 साल शोहर सजाद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। नौजवान मॉडल की मौत के आस पास के पुरस्कार हालात ने शकूक व शुबहात को जन्म दिया है। बेटी की मौत के हवाले से शाहना के वालिद ने कहा है कि शाहना ने जुमेरात की शाम हमसे राब्ता किया था। ये इसकी 20वीं सालगिरह थी। इसने मुझे बताया कि वो अपनी सालगिरह मनाने घर आएगी। वो बहुत खुश थी। मुझे नहीं लगता था कि उसने खुदकुशी की है। शाहना ने 1.5 साल कबल सजाद से शादी की। जब जोड़े की शादी हुई तो सजाद कतर में काम कर रहा था। मॉडल की वालदा ने कहा कि शाहना ने अपने मॉडलिंग कैरियर का आगाज शादी के बाद किया था और वो तामिल फिल्मों में भी अदाकारी करती थी। उन्होंने दावा किया कि शाहना के बहुत ज्यादा पैसे कमाने के बाद सजाद ने कतर वापस जाने से इनकार कर दिया। उसने अपनी कमाई हुई ज्यादातर रकम भी खर्च कर दी। शाहना के रिश्तेदारों ने भी इल्जाम लगाया कि सजाद के अहले खाना ने 25 तोले सोने के जेवरात जहेज के तौर पर मांगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद भी सजाद ने मुबैना तौर पर शाहना के घर वालों को मजीद जहेज के लिए हरासा किया। मजीद बरां सजाद और इसके खानदान ने शाहना की वालदा को इससे मिलने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। नौजवान मॉडल का अपनी रिहाइशगाह पर मुर्दा हालत में पाए जाने के बाद केरला पुलिस ने सजाद को शक व शुबहात की बिना पर मॉडल अपने शोहर के घरेलू तशद्दुद का निशाना बनी। शाहना के अहले खाना ने हमले और कत्ल समेत मुतअद्दिद इल्जामात आयद किए हैं। बॉलीवुड की खुबरू जोड़ी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्रोलिंग का सामना है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से रणवीर सिंह ने लब कुशाई की और कहा कि इस सब से मुतासिर नहीं होते क्योंकि ये मेरा या अहलिया का नहीं, नाक़िदीन की शख्सियत का इजहार है। उन्होंने सोशल मीडिया के कुछ अनासिर की दीपिका पादुकोण और उन पर नफरत अंगेज तनकीद पर बात की और कहा कि वो किसी भी नौइयत की अफवाह और काबिल नफरत गुफ्तगू पर वजाहत की जरूरत महसूस नहीं करते। दरअसल मुझे सच्चाई पर यकीन है। दीपिका और रणवीर सिंह ने 2018 में शादी की थी। यह बॉलीवुड की मकबूल जोड़ियों में से एक है। रणवीर सिंह आजकल अपनी फिल्म जेश भाई जोरदार की तशहीर में मसरूफ है। अपनी हालिया इंटरव्यू में अदाकार ने कहा कि मदाहों से मोहब्बत मिलती है तो नाक़दीन ट्रोल भी करते हैं। यह सब कुछ सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। उन्होंने मजीद कहा कि वबाई अमराज की होलनाकियों के दौरान वो किसी हद तक फलसफी हो गए हैं जो किसी से आसानी से मुतासिर नहीं होता। रणवीर सिंह ने यह भी कहा कि अब लोग जब मनफी बात करते हैं या काबिल नफरत गुफ्तगू करते हैं तो उनसे इजहार हमदर्दी करता हूं। दरअसल ये उनके अंदर की किसी कमी का इजहार है। बॉलीवुड अदाकार से जो इस्तफसार किया गया वो अफवाहों पर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कुछ वजाहत देते हैं। लोग जिसे हकीकत कहते हैं उसका भी अलग तनाजुर सामने आता है। दिन के ख़त्म तक मैं हकीकत से वाकिफ हो जाता हूँ तो मैं परेशान कैसे हो सकता हूँ। उनका कहना था कि मेरी उंगलियां भी काबिल नफरत बातों से गुजर कर मोहब्बत का पैगाम तलाश करने की आदी हो चुकी हैं। मेरे लिए मनफी बातों का कोई मतलब नहीं। यही वजह है कि मैं इससे बहुत कम मुतासिर होता हूँ। बॉलीवुड के मशहूर हदायतकार राम गोपाल वर्मा ने KGF चैप्टर 2 को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्याह बादल करार दे दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम गोपाल वर्मा ने कहा कि KGF वो स्याह बादल है जो भारतीय फिल्म सनत की तमाम पुरानी चीजों को निगल रहा है। भारतीय हदायतकार ने मुतअद्दिद ट्वीट्स में 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली प्रशांत नील की KGF 2 पर तनकीद की। फिल्म अब तक आलमी सतह पर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है। KGF 2 जो पिछले महीने रिलीज हुई थी उसने कई भारतीय फिल्मों की रिलीज के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कामयाब चल रही है। राम गोपाल वर्मा ने इसी तनाजुर में जुमेरात को मुतअद्दिद ट्वीट्स की और बताया कि किस तरह KGF 2 से दीगर फिल्मों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में KGF 2 एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसके साए में कोई दरख्त नहीं बढ़ रहा। भारतीय हदायतकार ने यह भी कहा कि KGF 2 बड़े स्याह बादल की तरह है जिसने दीगर भारतीय फिल्मों पर अपना साया डाल दिया है। इस बादल के नीचे दूसरे सितारे और हदायतकार खत्म हो रहे हैं। राम गोपाल वर्मा ने बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री का मुवाजना किया और कहा कि जिस तरह साउथ की फिल्में सिनेमा घरों में चल रही हैं ऐसा लगता है बॉलीवुड को जल्द ही सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए फिल्में बनाना पड़ेंगी।
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी आइंदा आने वाली फिल्म एक्शन ड्रामा फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की मुंबई में शूटिंग शुरू कर दी। इस फिल्म में तेलुगु अदाकार तगोबटी अहम रोल में नजर आएंगे, तहम वो फिल्म की टीम को जून में ज्वाइन करेंगे। फरहाद सामजी की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में पूजा हेगड़े बतौर हीरोइन काम करेंगी। अदाकारा तगोबटी के फिल्म में अहम किरदार अदा करने की वजह से उम्मीद है कि फिल्म तेलुगु मार्केट में भी अच्छा बिजनेस करेगी। इस फिल्म के लिए मुंबई के इलाके पारे में खसूसी तौर पर सेट तैयार किया गया है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार बिलाल कुरैशी की अपने बेटे के साथ खेलते हुए एक दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बिलाल कुरैशी ने अपने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपने बेटे और रोमान के साथ अपनी एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में बिलाल कुरैशी को अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे अपने बेटे को गोद में बिठाकर इससे बातें करते हुए देखा जा सकता है, जबकि वीडियो में बिलाल कुरैशी का नन्हा सा शरारती बेटा, जो अभी बोलना तो नहीं जानता लेकिन अपने वालिद को अपने मासूमाना अंदाज में कॉपी करते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा है। उन्होंने इस वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं रोमान। अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल कुरैशी की इस वीडियो को अब तक इंस्टाग्राम पर 6,21,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जबकि सार्फिन की जानिब से दिलचस्प तबसरे किए जाने का सिलसिला भी जारी है। भारतीय शोबिज़ इंडस्ट्री के अदाकार सुहेल खान और अहलिया फैशन डिजाइनर सीमा खान ने तलाक के लिए अदालत से रुजू कर लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शोबिज़ इंडस्ट्री के कमारे हीरो सलमान खान उर्फ सल्लू भाई के छोटे भाई सुहेल खान और उनकी अहलिया को फैमिली कोर्ट मुंबई के बाहर देखा गया है। भारतीय वेबसाइट सी इंडियन एक्सप्रेस की जानिब से दावा किया गया है कि 20 बरसों से अज़दवाजी रिश्ते में मुंसलिक जोड़ी सुहेल और सीमा की जानिब से तलाक की दरख्वास्त फैमिली कोर्ट में जमा करवा दी गई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तवील अरसे की अलहदगी की अफवाहों के बाद अब इस जोड़ी की जानिब से तलाक का फैसला कर लिया गया है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के खूबसूरत शहरों में भी होता है। कराची भी पाकिस्तान का कदीमी शहर था और ये 1958 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। फिर इस शहर की तेजी से बढ़ती आबादी और माशियात की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर में मुंतकिल करने का इरादा किया गया। सदर अयूब ने 1958 में रावलपिंडी के करीब एक जगह का इंतखाब किया और शहर की तामीर का हुक्म जारी किया। इसी दौरान आर्जी तौर पर पहले से मौजूद कोटोहारी शहर रावलपिंडी को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। लिहाजा 1960 में बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों को अमली शक्ल दी गई। 1964 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान के
दारुल-हुकूमत का दर्जा दिया गया। इस शहर की तर्ज तामीर ज्यादातर तरीका यूनानी पर मबनी है। इसकी तामीर में यूनान के मारूफ मंसूबादान एडोक्सियार्ड्स ने अहम किरदार अदा किया। इसके तारीखी और काबिल दीद मकामात में फैसल मस्जिद, शक्कर पड़ियाँ, दामने को और छत्तर बाग भी शामिल हैं। इसके अलावा औरंगजेब के दौरे हुकूमत की हसीन जात हजरत इमाम बरी का मज़ार भी है। हजरत भी मेहर अली शाह का मज़ार जो कि गोर्रा शरीफ में वाक़ है, इस्लामाबाद की तारीख में अहम मकाम का दर्जा रखता है। इस्लामाबाद की तहजीब और सकाफत वादी इंडस की सकाफत और पोटोहारी समाज का हसीन इम्तिजाज है। ये आर्या खानदान का वस्त एशिया में पहला मस्कन तस्वर किया जाता था। फिर इनकी यह तहजीब और सकाफत 18वीं सदी में मजीद तरक्की करती चली गई। बहुत सारे अजीम जंगी खानदान जिनमें सिकंदर आजम, चंगेज खान, तैमूर, अहमद शाह दरानी और दीगर लश्कर कशों ने इस्लामाबाद को कॉरिडोर यानी गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। जदीद इस्लामाबाद कदीम सैदपुर ही की बुनियाद साबित होता है, जहां अंग्रेजों ने 1849 में सिखों को शिकस्त देकर कब्जा किया था। इस तरह यहाँ बड़े सगीर के तकरीबन तमाम इलाकों की तहजीब की झलक नजर आती है। जैसे अब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत होने की वजह से एक कौमी और आलमी मार्केट के साथ हर तरह के लोगों की तवज्जो का मरकज है, वक्त के साथ साथ इस्लामाबाद की तामीरात में जिद्दत आती गई और इस खूबसूरत शहर को कई तारीखी और सरकारी इमारतों से नवाज दिया गया। इस शहर के मशरक़ी जानिब मरगी दिलकश पहाड़ियाँ दुनिया भर के सयाहों के लिए तफरीह का समा पेश करती हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद को बहुत मकबूलियत हासिल हो चुकी है। यहाँ पर सरकारी इमारतों में पाकिस्तान हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, नेशनल असेंबली, नेशनल यूनिवर्सिटी, सुप्रीम कोर्ट और दीगर कई इमारतें शामिल हैं। इस शहर के नजदीक मारूफ कदीमी और तारीखी शहर टैक्सिला भी वाक़ है, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सिटी शुमार किया जाता है। इस्लामाबाद शहर का रकबा 120 मुरब्बा किलोमीटर और देहाती रकबा 466 मुरब्बा किलोमीटर है। फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़ है, जो मुसलमानों की इबादत गाह के तौर पर जानी जाती है। ये दुनिया की छठी बड़ी और जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद एक असरी डिजाइन की हामिल है, एक आम गुंबद के बगैर। मस्जिद की शक्ल बेडुइन खैमे की सी है, जिसके चारों तरफ 260 फुट लंबे मीनार हैं। इस डिजाइन में 8 शेलनुमा ढलबान छतें हैं, जो एक सहरुही इबादत गाह बनाती हैं। ये मस्जिद 33 एकड़ के रकबे पर मुहीत है। 1966 में जब शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान के सरकारी दौरे के दौरान इस्लामाबाद में एक कौमी मस्जिद की तामीर के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम की हिमायत की, 1969 में एक बैनुल अक़वामी मुकाबला मुनक़िद हुआ, जिसमें 17 ममालिक के मेमारों ने 43 तजावीज़ पेश की। जीतने वाला डिजाइन तुर्की के मेमार का था। इसके मंसूबे के लिए 48 एकड़ आराजी तफवीज की गई और इस पर अमल दरामद पाकिस्तानी इंजीनियर्स और कारकुनों को तफवीज किया गया। मस्जिद की तामीर का आगाज 1976 में नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान ने किया, जिसकी क़ियादत अजीम खान ने की, और उसे सऊदी अरब की हुकूमत ने 130 मिलियन सऊदी रियाल की लागत से फंड किया। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने फंडिंग में अहम किरदार अदा किया और मस्जिद इसकी तरफ जाने वाली सड़क दोनों का नाम 1975 में इनके कत्ल के बाद इनके नाम पर रखा गया।
شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے جانشین شاہ خالد نے اکتوبر 1976 میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ فیصل ایونیو کے شمالی سرے پر ہمالیہ کے مغربی دامن میں مارگلا پہاڑوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ مسجد پاکستان میں سیاحوں کی بڑی توجہ کا مرکز ہے اور اسلامی فن تعمیر کا ایک بااثر ٹکڑا بھی۔ مسجد کی تعمیر سعودی شاہ فیصل کی جانب سے $28 ملین کی گرانٹ کے بعد شروع ہوئی۔ 1978 میں تعمیراتی معاہدے پر دستخط کیے۔ مسجد کے بارے میں بنیادی معلومات سنگ بنیاد پر لکھی گئی ہیں۔ 18 جون 1988 کو پہلی نماز ادا کی گئی۔ فیصل مسجد 1986 سے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، جو اب بھی دنیا بھر میں صلاحیت کے لحاظ سے 5ویں بڑی مسجد ہے۔ ویلکم بیک۔ خبرنامے میں کچھ خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے اور آپ کو بتاتے چلیں گے پاکستانی نیاد برطانوی باکسر عامر خان نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں باکسر عامر خان نے ریٹائرمنٹ کا اعلان اس طرح کیا کہ اب میرا گلوز اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ عامر خان نے کہا کہ مجھے اپنے 27 سالہ باکسنگ کیریئر پر فخر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے مداحوں، دوستوں اور فیملی کا شکر گزار ہوں۔ واضح رہے کہ باکسر عامر خان نے اپنے باکسنگ کیریئر میں 34 فائٹس جیتی، جبکہ 6 میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کو پاکستان سپر لیگ PSL سیزن 7 سے 2 ارب روپے سے زائد کا منافع ہوا ہے۔ پی سی بی کے ریزور 15 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ PSL کے تمام فرنچائزز کو آئندہ ہفتے اسٹیٹ بینک بھجوا دی جائیں گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق PSL 7 سے خالص منافع تقریباً 2 ارب روپے سے زائد کا ہوا ہے۔ 5 ٹیموں کو اچھا مالی فائدہ ہوگا۔ PSL کے گزشتہ سیزن میں تمام تفصیلات جلد فرنچائزز کو موصول ہو جائیں گی۔ PSL 5 اور PSL کاؤنٹنگ خسارہ 700 ملین روپے کا ہوا ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے 5ویں اور 6ٹی ایڈیشن میں ٹیموں کو مراعات دیں تقریباً 1 ارب کے اخراجات برداشت کیے۔ اس وقت پی سی بی کے پاس 5 بلین ریزروز ہیں اور اس سے قبل مالی سال میں 12 ارب روپے تھے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ PSL کے 8ویں ایڈیشن کے میچز 4 وینیوز پر ہوں گے۔ ان میں لاہور، کراچی، راولپنڈی اور ملتان شامل ہیں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی رمیز راجہ کے 6 ماہ کے اخراجات کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ پی سی بی نے اپنے چیئرمین کو 6 ماہ کے اخراجات کی تفصیلات ویب سائٹ پر جاری کر دی۔ دستاویزات کے مطابق رمیز راجہ نے 6 ماہ کے اندر 39,17,000 روپے کی رقم خرچ کی ہے۔ انہوں نے صرف وہیکل الاؤنس قیمت میں 5,73,000 روپے سے زائد رقم خرچ کی ہے۔ رمیز راجہ نے 6 ماہ کے دوران موبائل سیکیورٹی اور میڈیکل قیمت میں 4,15,000 روپے لیے گئے۔ دستاویزات کے مطابق اندرون ملک سفر پر 26,78,985 روپے اور غیر ملکی اداروں پر 2,39,000 روپے سے زائد خرچ ہوئے۔ پی سی بی حکام کے مطابق اخراجات کی تفصیلات جاری کرنا یا نہ کرنا چیئرمین رمیز راجہ کا استحقاق ہے۔ رمیز راجہ کے اخراجات اپ ڈیٹ نہ کرنے پر گزشتہ روز میڈیا پر خبر چلی تھی، جس کے 24 گھنٹوں بعد پی سی بی نے اخراجات کی تفصیلات جاری کر دی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 ون ڈے میچز کے لیے پاکستان اسکواڈ کا اعلان 23 مئی کو ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق پنڈی اسٹیڈیم راولپنڈی میں شیڈول ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان 23 مئی کو ہوگا اور 29 مئی یا 1 جون سے کیمپ کا آغاز ہوگا۔ ٹیم میں سلیکشن کے بعد انگلینڈ میں کھیلنے والوں کو طلب کیا جائے گا۔ ابھی انگلینڈ سے کسی کھلاڑی کو طلب نہیں کیا گیا۔ 13 جون کو نیدرلینڈز اور سری لنکا ٹور کے لیے ٹیموں کا اعلان ہوگا۔
پی سی بی کا کہنا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کا پہلا آپشن راولپنڈی وینیو ہی ہے۔ بیک اپ پلان میں ملتان شامل ہے۔ لاہور اور کراچی میں پچز تیار ہو رہی ہیں۔ پی سی بی حکام کے مطابق سیاسی صورتحال مستقیم رہتی ہے تو سیریز راولپنڈی میں ہوگی، جبکہ ویسٹ انڈیز سیریز میں بھی بائیو سیکیورٹی ببل نہیں ہوگا، کوئی کووڈ پابندی نہیں ہوگی، تاہم احتیاطی تدابیر احتیاط کی جائیں گی۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ سری لنکا کے دورے کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ سری لنکا کے ساتھ ہمارے بڑے مضبوط روابط ہیں، کشیدہ حالات میں ٹورز ہوتے رہے ہیں اور پی سی بی حکام کے مطابق پاکستان خود انکار نہیں کرے گا۔ سری لنکا بورڈ نے فیصلہ کرنا ہے، وہ میزبانی سے معاذت کرے گا یا تیسرے ملک میں کھیلنے کا کہے گا تو ہم تسلیم کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کانٹریکٹ میں معاوضے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی کرکٹرز کے نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں ایمرجنگ کیٹیگری میں کھلاڑیوں کی تعداد بڑھانے اور 2 فارمیٹ ریڈ بال اور وائٹ بال کرکٹ میں کانٹریکٹ دینے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق نئے سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے اس ہفتے تک متعدد میٹنگز ہوئی ہیں اور کئی ایک تجاویز سامنے آئی ہیں۔ پی سی بی کے مطابق ریڈ بال اور وائٹ بال فارمیٹ کے لحاظ سے کانٹریکٹ دینے کی تجویز ہے۔ کھلاڑیوں کو 2 فارمیٹ کے لحاظ سے کانٹریکٹ دینے کی بات ہو رہی ہے۔ ایمرجنگ کیٹیگری میں کھلاڑیوں کی تعداد بڑھانے کی تجویز ہے۔ ابھی ایمرجنگ میں 3 کھلاڑی شامل ہیں۔ آئیکونک کھلاڑیوں کے لیے فنڈز بنانے کی تجویز ہے تاکہ فنڈ سے انہیں پیسہ دیا جائے اور وہ کم سے کم لیگز کھیلیں۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ قومی کرکٹرز کے معاوضے دنیا کے دیگر کرکٹنگ ممالک کے مقابلے میں کم ہیں۔ اس گیپ کو کم کرنا ہے اور اس کی کوشش پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے۔ اس مرتبہ بھی نئے کانٹریکٹس میں کھلاڑیوں کے معاوضوں میں لازمی اضافہ کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئی۔ اللہ حافظ۔